हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में कल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से और अच्छी तरह से समाप्त करते हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी इसी को हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका क्या मतलब है? सिस्टम का तो मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो क्या काम करता है, जो रेस्पिरेशन करता है, जो श्वसन करता है ना। यानी जीवों में वैसे अंग या वैसे अंगों का समूह जो कौन सा काम करता है, वो रेस्पिरेशन का काम करता है, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अगर हम यहाँ बात कर लें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका क्या मतलब है कि मनुष्य में वो सारे ऑर्गन जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र। अब सवाल ये उठता है कि श्वसन क्या चीज़ है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम हवा अंदर लेते हैं इनकी, और हवा में जो गैसेस है, हवा में क्या क्या चीज़ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें आर्गन है, उसमें नाइट्रोजन है ना, इसमें पानी भी है। तो ये सारे ऑर्गन क्या होता है कि जब हम खींचते हैं तो ये सारे चीज़ कहाँ जाता है, हमारे शरीर में जाता है ना। और जिस फ्लो से जाता है, अगर मान लेते हैं कि हमारा ये नाक से गया है, नाक का कौन सा पार्ट, फिर हम ये जाते हैं फेरिंग्स में जाता है, फिर किस में जाता है, लैरिंग्स में जाता है ना, फेरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद जाता है किस में, ट्रैकिया यानी विंड पाइप में जाता है, और उसके बाद ये जाता है लंग्स में। और लंग्स में कहाँ जाता है, और लंग्स में कहाँ जाता है, जो होता है कुपिका वाला पार्ट, जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। और लंग्स में ही क्या होता है, ब्लड, ठीक है। और ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन, Hb। अब आपको समझना है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, हम इस पर तो डिटेल बात करेंगे ही। हम क्या बता रहे हैं कि जब हमारे जो सांस से है, जो नाक से जो हवा आया इंटर, उसमें ये सारा चीज़ें, एक गैस है उसमें, और ये गैस कैसे होता है, इस रास्ते को फॉलो करता है। यानी जब ये हेमोग्लोबिन है, यानी हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना, है ना। तो ये जो हेमोग्लोबिन है, ये कहाँ पहुँचा देता है कि हमारे सेल और टिश्यू में पहुँचा देता है ना, टिश्यू में पहुँचा देता है। और यहाँ सेल और टिश्यू के पास क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6। और ये जब ऑक्सीजन मिला तो क्या मिला, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी मिला। यही तो प्रोसेस है। और बाकी जो ऑक्सीजन यूज हो गया, बाकी जो सारा जो क्या है, बाकी सारा जो क्या गैस है, यानी ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सब को क्या हो गया, हवा के थ्रू ही क्या हो गया, नाक के थ्रू फिर बाहर निकल गया। यही तो प्रोसेस है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्वसन। अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट यही है कि सांस ही लिए और सांस छोड़े, है ना। तो रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है ब्रीदिंग, ठीक है। यानी अगर हम मान लें कि श्वसन ये बड़ा वाला पार्ट है, तो अंदर क्या आ जाएगा, ये आएगा ब्रीदिंग, ठीक है। यानी गैसों का आदान प्रदान,
यानी हवा का आदान प्रदान है, ये चीज़ है, इसी को हम बोलते हैं श्वसन। ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, इसमें जो जो अंग भाग लिया है ना, हम क्या बोले कि ऑर्गन का समूह, अंगों का ग्रुप जो भाग लिया है, ये सारा ग्रुप मिलके क्या कर रहा है, रेस्पायरेशन कर रहा है ना। ये पूरी प्रक्रिया को हम बोलेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्लियर है ना, ये चीज़ है। अगर हम बात करें कि ये जो रेस्पायरेशन है इसका उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है एनर्जी बनाना, एटीपी का निर्माण करना, तभी तो हमारा शरीर काम करेगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, रेस्पायरेशन का उद्देश्य क्या है, तो क्या होता है, प्रोड्यूस एनर्जी, यानी एनर्जी का क्या करना, निर्माण करना, है ना। यही तो हुआ है, हम इस पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन ये है रेस्पायरेशन का मतलब। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसी में बात करेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये सारा अंग के बारे में पढ़ना है नहीं, हम नाक के बारे में पढ़ेंगे, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, और इसमें जो लंग्स में है एल्वुलाई और ब्लड तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सारा जो है, जब हम ये सारे ऑर्गन पढ़ लेंगे तो क्या होगा, हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। और मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहला जो था वो क्या है, वो है नाक। नाक से ही हम लेते हैं, नाक, यानी इसको हम बोलते हैं नेजल, है ना। और नेजल में एक गुहा होता है जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, या इसी को हम बोलेंगे नासिक गुहा। ये चीज़ है। अगर मान लेते हैं ये आपका नाक है ना, तो इससे क्या हुआ, हवा अंदर जाती है, यही तो है नहीं। तो नेजल कैविटी में क्या क्या चीज़ होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेजल पोर, नोजल पोर, यानी इसको बोलते हैं नासा द्वार होता है ना, दो गो जो छेद है, इसी को हम बोलते हैं नेजल पोर। पहला हम देंगे, ये पहला हुआ, ये दूसरा। पहला हम इसमें पढ़ेंगे नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी में एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब। और ये क्या करता है, स्मेल सूंघने में, यानी स्मेल यानी सूंघने में सहायक होता है। स्मेल, है ना। आपको कैसा स्मेल आया, अच्छा आया, बुरा आया, वो किससे पता चलता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना नाक से सूंघते हैं, तो नाक में ये चीज़ पाया जाता है ओल्फैक्टरी लैब। क्लियर। और जो चीज़ आप सूंघे उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज देता है, ब्रेन के पास। जैसे अच्छा चीज़ सूंघा, है ना, तो आपको अच्छा स्मेल आएगा, और अच्छा स्मेल आएगा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचता है, ब्रेन के पास। और ब्रेन बोलता है नहीं, सूंघते रहो। ख़राब चीज़ है तो ब्रेन ही इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं सूंघना है। इसलिए आप जब मुंह बिचकाते हैं या आप चेहरा हटा लेते हैं या ढक लेते हैं, वो इसी कारण से होता है। वो कैसे होगा, हम ब्रेन में भी बात करेंगे आगे। ये कुत्तों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि कुत्ता बहुत ज़्यादा सूंघ लेता है ना। आप मूवी वगैरह में देखते हैं, अगर किसी लड़की का या किसी को अगर खोजना है तो उसका कपड़ा या कुछ भी दे दिया, है ना, तो उसमें थोड़ा भी उससे रिलेटेड जो स्मेल है उससे ही खोज लेता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और पाया जाता है, उसमें पाया जाता है नेजल, यानी नाक के बाल। नाक में हमारा बाल भी होता है ना।
नाक का बाल क्या करता है कि जो हमारे शरीर में जो इंटर जो डस्ट वगैरह कर सकता है उसको रोकता है, डस्ट पार्टिकल को रोकता है, पॉल्यूटेंट को रोकता है, कोई प्रदूषण चीज़ अंदर ना चल जाए, है ना। इसीलिए के लिए क्या होता है, हमारे नाक में क्या होता है, बाल होता है। तो हम दो चीज़ पढ़ लिए कि नाक में होता है क्या चीज़, नेजल कैविटी, है ना, या बोल सकते हैं नासा द्वार जो चीज़ है ना। और उसी में पाया जाता है एक रीजन है ऑल्फैक्टरी रीजन, वहाँ पे ऑल्फैक्टरी इससे क्या होता है, सूंघने में सहायक होता है ब्रेन, और वो कुत्तों में क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है ना। और उसी में क्या होता है, नाक में ही क्या होता है, बाल होता है, पॉल्यूटेंट को वो रोकता है ना, कोई चीज़ अंदर ना चला जाए। ये नेजल कैविटी में होता ही है, यानी नाक में एक चीज़ और होता है जिसको हम बोलते हैं नाक का पानी, यानी इसमें एक नमी होती है। अब देखेंगे कि जब ये नाक सूख जाता है, कभी अगर जो काम होता है सूख जाता है तो लहरता है ना, तो क्योंकि इसमें एक नमी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है जो नमी को मेंटेन करता है। जैसे होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अभी जो टेम्परेचर है, अभी है 20 डिग्री टेम्परेचर, और ठंडा में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री है। तो अब होगा क्या कि अगर उस समय हम जब जाड़े के दिन में जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा कि ठंडा हवा अंदर जाएगा, है ना। तो वो जो ठंडा हवा अंदर जाएगा तो वो जो नाक के पास जब जाता है, नाक में जाता है, तो उसके जो टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री है ना। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तब क्या करेगा, कम कर देगा। नहीं, 40 से बाहर तो आप सांस लेंगे, गर्म हवा लेंगे, है ना। तो वो जो मेंटेन करने का काम करता है हवा का, तो वो यही करता है, क्या चीज़, जो नाक में जो पानी है वो करता है ना, यानी एयर को गीला करता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, एयर को गीला करने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। ये चीज़ है, क्लियर। अब हम नाक से जब बढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि ये नाक था, है ना, ये वाला नाक है, इस टाइप से है। तो नाक के जो ये वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला ये जो है, हवा जो जब चला तो यहाँ पर ही होता है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, और इसको बोलते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स होता है, ग्रसनी होता है। यानी नाक के बाद क्या आता है, नाक तो आ गया, नाक के बाद जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, यानी ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, हम ये भी पढ़े जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, तो फेरिंग्स के बारे में भी पढ़े थे, है ना। यानी ये जो फेरिंग्स होता है ये दोनों का कॉमन रास्ता है, कॉमन है किसका, एक तो रेस्पायरेशन के लिए, यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम में, और दूसरा हम बात करेंगे किसके लिए, और एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी बेसिकली फूड वाला भी यही है, और क्या है, जो हवा वाला है, जो एयर वाला है, वो भी यही वाला है। क्लियर है, कॉमन रास्ता है। तो ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि फेरिंग्स क्या है, कि कौन है, दोनों का रास्ता सेम है, कॉमन पाइप है। कौन है, रेस्पायरेशन का और डाइजेशन, यानी फूड का भी और एयर का भी, है ना, कॉमन रास्ता है। या फूड पाइप भी लिख सकते हैं, फूड पाइप या विंड पाइप, ये चीज़ है। ये है, और ये है आपका, ये है आपका ये आपका फेरिंग्स वाला पार्ट, है ना, इस टाइप से होता है। और ये जो फेरिंग्स होता है इस टाइप से, ऐसे आप समझ सकते हैं
है ना। अगर फेरिंग्स है तो फेरिंग्स में क्या होता है कि ये दोनों खुलता है, इस टाइप से बाहर रहता है ना। बेसिकली फेरिंग्स में आप समझ सकते हैं कि फेरिंग्स में दोनों खुलता है। अगर हम ये समझ लें कि ये वाला है आपका फूड पाइप और इधर वाला है आपका विंड पाइप, यानी हवा वाला पाइप, है ना। ये है फेरिंग्स, यानी होता है ग्रासनी, ये कॉमन है। यहीं पे जो फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है ये वाला पार्ट में, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये एक ढक्कन है, समझिए। ये क्या होता है कि खाने को जो है वो विंड के पाइप में ना आ जाए, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये कॉमन मार्ग है, ठीक है। अगर दो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से ऐसे है और ये वाला समझ सकते हैं कि ये ऐसे है, ठीक है। और ये क्या है, ये है फेरिंग्स, ये है ग्रासनी। अब जब दोनों जाएगा, हालांकि नाक से, एक नाक के तरफ से निकलता है, ये कहाँ से, मुंह से, इस टाइप से, है ना। सांस हम नाक से लेते हैं और ये हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए ले लेते हैं क्योंकि फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से वो जो हवा किस में आ जाता है, विंड पाइप में आ जाता है ना। तो ये इस पे एक लगा हुआ होता है, इस पे लगा होता है एपिग्लोटिस, यानी ये है, अगर हम विंड पाइप मान लें, ताकि क्या होगा कि इसमें जो खाना आए वो खाना इसमें ना चला जाए, विंड पाइप में नहीं चला जाए। और जब विंड पाइप में आता है तो आप सरकते हैं, खांसते हैं, है ना। तब आप बोलते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, हिचकी आती है। इसीलिए आती है क्योंकि विंड पाइप में कुछ पार्ट खाना जो है वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, इस फिगर से आप बात समझ गए हैं। अगर हम ये वाला समझिए, यहाँ समझिए, अगर ये वाला पार्ट है वो है फेरिंग्स, उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि ये है आपका एपिग्लोटिस वाला पार्ट, ये है एपिग्लोटिस, है ना। उसके बाद जो यहाँ होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। उसके नीचे क्या होता है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स, यानी स्वर तंत्र। अब यहाँ समझना है कि हम जो बात किए हैं वो बात किए हैं कि अब जो हम पहुँचे हैं एपिग्लोटिस के बाद, एपिग्लोटिस का सिर्फ एक ही काम होता है, वो काम होता है कि जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। सिर्फ एक काम है। उसके जस्ट नीचे होता है जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यही होता है स्वर तंत्र, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स का क्या काम है? लैरिंग्स का काम है कि साउंड को प्रोड्यूस करना, यानी ध्वनि का निर्माण करना, है ना। ये ध्वनि यहाँ से निकला और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आवाज़ है, जो किस टाइप से जो आवाज़ क्लियर होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है जीभ से, यानी क्या बोला गया है, जो आवाज़ साफ होता है वो जीभ से होता है। और क्या बोलना है अगर ये आए तो ये कहाँ से क्लियर होता है, वो होता है ब्रेन से, दिमाग से। तो हम जो अभी बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, टू साउंड प्रोड्यूस, यानी ध्वनि का निर्माण करना कहाँ से होता है, स्वर तंत्र से होता है। अगर आप ये वाला दबाएंगे तो आवाज़ चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो जो ये वाला जो चीज़ें है उसको हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप या इसी को हम बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, है ना, या इसी को बोलते हैं श्वास नली, है ना, श्वास नली। यानी तीसरा पॉइंट है वो है श्वास नली, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया है, और ट्रैकिया से क्या होता है, सिर्फ हम सांस लिए और ट्रैकिया से क्या है, नीचे आ गया। ये तो हम बात कर ली फेरिंग्स, कॉमन मार्ग है एपिग्लोटिस, जो क्या है
कि खाना को विंड पाइप में ना जाए। स्वर तंत्र का क्या मतलब है, लैरिंक्स का क्या मतलब है, ये होता है कि साउंड का निर्माण करना, यानी आवाज़ का निर्माण यहीं से होता है ना। उसके बाद श्वास नली का काम क्या है, ट्रैकिया, यानी सिर्फ हवा को क्या करता है, नली प्रदान करता है। कहाँ पे, अब आपको बात समझना है कि ये जो ट्रैकिया है इसी में होता है, इस टाइप से ये डिवाइड होता है। और ये जब डिवाइड होता है, ये किस में डिवाइड होता है, इस टाइप से। इसी को हम बोलते हैं फेफड़ा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फेफड़ा, लंग्स। ये लंग्स है ना। और लंग्स में ही क्या होता है कि डिवाइड किया हुआ होता है इस टाइप से बहुत सारा, है ना। इसमें भी होता है ना, ये चीज़ें हैं, और इसमें भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ये वाला हो गया क्या, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब यहाँ पर दो बातें समझना है। जब लंग्स में पहुँचता है, यानी ट्रैकिया के बाद कहाँ पहुँचता है, लंग्स में, है ना। अगर हम शुरुआत करें कि शुरू में क्या था, नाक, ठीक है। उसके बाद किस में आया, फेरिंग्स में। फिर किस में आया, वो एपिग्लॉटिस है, हम फिर बोलेंगे लैरिंग्स में। उसके बाद आया है ट्रैकिया, यानी हम बोलेंगे इसको विंड पाइप। उसके बाद आता है, उसको बोलते हैं लंग्स, यानी फेफड़ा। फेफड़ा में होता है तीन चीज़ें, ये जो हम बात किए हैं। एक क्या बोलता है, और तीन चीज़ें पूरा लाइन से होता है। एक को बोलते हैं ब्रोंसी, ब्रोंसी। एक होता है ब्रोंकियोल, और एक होता है एल्बुलाई, यानी कोपिका। ये होता है सबसे ऊपर क्या होता है, ब्रोंसी, ब्रोंकियोल्स और या कोपिका। इसको बोलते हैं हम श्वसनी, क्या बोलते हैं इसको, श्वसनी। एक होता है कि इसको क्या बोलते हैं, श्वसनिका, और इसको बोलते हैं कोपिका। ये है पूरा फिगर है किसका, ये है पूरा फिगर श्वसन तंत्र का। इस टाइप से जो हवा है, अल्टीमेट क्या है, हवा ही तो लाना है अंदर, है ना। और लास्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं कोपिका, यानी ये जो कुप्पी जैसा है या जो गुब्बारे जैसा है लटका हुआ है, यही है कोपिका है। यहीं तक हवा आता है, और इसके जस्ट नीचे होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल, यानी खून की नली होती है, ब्लड वेसल। और यही ब्लड वेसल क्या करता है कि इस हवा को, जो जो गैस इसको चाहिए वो लेके पूरा शरीर में क्या करती है, पहुंचा देती है ना। जैसा कि हम पढ़े हैं कि पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, हम पढ़े थे कि हमारे शरीर में तीन ब्लड वेसल होता है, एक आर्टरीज, एक वेन, दूसरा होता है कैपिलरीज, है ना। तो यहाँ जो ब्लड वेसल होता है वो होता है कैपिलरी होता है, केशिका होता है। क्लियर है, हम इस पर और बात करेंगे, तो आपको टेंशन, लेकिन आपको सिर्फ इतना बात पता होना चाहिए। लंग्स के बारे में, यानी फेफड़ा, है ना, क्योंकि हम ट्रैकिया तक पहुंच चुके थे। फेफड़ा, लंग्स, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, टू स्टडी, है ना। यानी कि जो फेफड़े के बारे में पढ़ाई करता है उसको हम बोलते हैं पल्म्यूनोलॉजी। क्लियर है। अगर पूछे कि इसका लोकेशन क्या होता है, टू लोकेशन, लंग्स कहाँ पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है बच्छ गुहा, और बच्छ का क्या मतलब होता है, छाती। यानी ये वाला जो पार्ट है ना,
ये जो टोटल पार्ट है हम इसको बोलेंगे बच्छ गुहा। क्लियर है ये चीज़ें, या बच्छ गुहा जो है, और बच्छ गुहा के जो नीचे वाला पार्ट है यानी ये जो है इस टाइप से ये रहता है ना, ये बच्छ गुहा है, यानी ये हो गया थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी आपको रटना बिल्कुल नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, हम डायफ्राम के बारे में बात करेंगे। और ये जो होता है उसको हम बोलते हैं अबडोमिनल कैविटी। यानी ये बेसिकली पेट वाला हिस्सा होता है। अब आपको एक चीज़ और समझ लेना है, थोरेसिक कैविटी बच्छ गुहा, एब्डोमिनल कैविटी इसको बोलते हैं उदा गुहा। है ना, इसको कौन अलग करता है, इसको करता है अलग डायफ्राम। है ना, डायफ्राम क्या चीज़ है हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ आपको समझना है कि थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स में एक चीज़ और होता है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये लंग्स है, ठीक है, और ये वाला लेफ्ट वाला, और इसी में यहाँ पे जो होता है वो ऐड होता है, उसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट यानी दिल, या इसको आप बोल सकते हैं हृदय। इसीलिए तो बोलते हैं कि होता है बायां साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला चीज़ हो गया, और ये हो गया राइट। नहीं, यानी थोरेसिक कैविटी में क्या होगा कि हार्ट भी होगा और लंग्स भी होगा। नहीं, हम वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम वो बात वहाँ पे किए थे, लेकिन ये चीज़ें अभी क्लियर होगा आपको क्लियर से, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में दोनों चीज़ें आएगा, हार्ट भी आएगा और क्या आएगा, लंग्स भी आएगा। है ना, और उसको जो हार्ट को और लंग्स को दो कैविटी, एक है एब्डोमिनल कैविटी और एक है थोरेसिक कैविटी, एक है बच्छ गुहा, एक है उदा गुहा। उदा गुहा का मतलब है कि पेट वाला हिस्सा होता है, और बच्छ वाला का मतलब है छाती वाला हिस्सा। और उस दोनों को जो अलग करता है वो कौन है, वो है डायफ्राम। क्लियर, तो थोड़ा सा हम बात और करेंगे इसमें। यानी ये जो थोरेसिक कैविटी है ना, इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं लंग्स, और एक हिस्सा बोल सकते हैं हार्ट। हार्ट वाला हिस्सा यानी हृदय वाला। है ना, ये चीज़ें। जो हार्ट वाला है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। और जो लंग्स वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। आप समझ रहे हैं, प्लूरल कैविटी। अभी आपको दो चीज़ समझना है। अगर जनरल सवाल पूछे कि हार्ट या लंग्स कहाँ पाया जाता है, तो अगर ऑप्शन में सिर्फ थोरेसिक कैविटी है तो आपको वो मारना है। लेकिन अगर सेपरेट कर दे कि लंग्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है प्लूरल कैविटी में, और हार्ट कहाँ पाया जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी, और दोनों कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी। कोई दिक्कत है नहीं है, है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। यह है थोरेसिक कैविटी। अगर पूछेगा कि जो लंग्स है, ये लंग्स का कलर कैसा होता है, कलर रंग कैसा होता है, तो ये होता है पिंक टाइप का, है ना। और पिंक क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगा होती है ना, वो क्या लगा होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है ना। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, और वो क्या करती है, जो लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है।
क्लियर है? प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट, या इसको हम बोलते हैं सेल। अब आप पीछे जाइए, हम क्या बताए थे कि जो किडनी होती है, किडनी काम नहीं करता है। किडनी कौन काम करता है? किडनी की सेल काम करती है, और उस सेल का नाम क्या था? नेफ्रॉन। ये बात आपको पता है। उसी टाइप से जो लंग्स है, लंग्स तो पूरा है, लेकिन ये काम कौन करता है? लंग्स का सेल काम करता है, और उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम है अल्वुलाई, या इसको बोलते हैं कोपिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं एल्वुलाई, है ना, या इसी को बोलते हैं हम कोपिका, है ना। या तो सेल बोल सकते हैं, या यूनिट बोल सकते हैं, या जा सकता है कि जो लंग्स की जो कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो आपको यही बताना है ना। या ये भी बोल सकते हैं कि लंग्स की क्या कार्यात्मक इकाई, यानी कार्य करने वाला कौन करता है? वो करता है एल्वुलाई या कोपिका। हम कोपिका पे बात करेंगे। ये कोपिका कौन सा वाला पार्ट है? ये जो लटका हुआ है गोल जैसा, गुब्बारे जैसा, वही है कोपिका, है ना। ये बात है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो फिर आता है ये डायफ्राम, है ना, यानी नेक्स्ट है। इसी में हम आते हैं क्या आता है? उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है? पहला सवाल तो यही है। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी बेसिकली ये मांसपेशीय ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है। पहला सवाल तो यही है ना। और ऑब्वियसली बात है कि ये करता क्या है? तो ये क्या करता है कि थोरेसिक कैविटी, और क्या करता है? अब्डोमिनल कैविटी, यानी इसको हम बोलते हैं बच गुहा, या इसको हम बोलते हैं, बच को हम क्या बोलते हैं? छाती भी बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं उदा गुहा। को क्या करती है? अलग करती है। लंग्स, एक चीज़ और हम लंग्स में बात करते हैं कि इसका काम क्या है कि इट्स कंट्रोल ब्रीदिंग रेट, यानी श्वसन दर को क्या करता है? कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। यह है पूरा क्या है? वो है लंग्स का काम, या हम साथ में पढ़ लिए क्या चीज़? डायफ्राम का काम, है ना। ये सारी बातें हम कर लिए, है ना। अब जो बातें बच गया है, वो बातें बच गया है कोपिका का, एल्वुलाई का, क्योंकि काम तो यही करता है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे वो कोपिका के बारे में पढ़ेंगे। एल्वुलाई यानी हम पढ़ेंगे कोपिका। एक कोपिका को आप उठाएंगे, एक कोपिका को लेंगे तो इसकी संरचना इस टाइप से होगी, ऐसे होगी, यही होगी। और यहाँ से इसी में क्या आता है? हवा आती है, हवा का मिक्सचर आता है इसी में, है ना। और ये जो हवा का मिक्सचर है वो क्या करता है कि यहाँ से इसके नीचे जस्ट क्या होता है? केशिका लगी हुई है, यानी इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज है, और इसी में क्या होता है? रक्त वाहिका होती है, रक्त होती है, कि कैपिलरी क्या है? रक्त वाहिका है, यहाँ से, है ना। ये पूरा शरीर में जाते रहते हैं।
अब जहाँ से ये आया तो जैसे हवा आएगा तो ये कोपिका क्या होगी, फूल जाएगी गुब्बारे की तरह, ये फूल जाएगी। और फूलेगी तो फिर ये किस में आ जाता है, ये ब्लड में मिल के और फिर पूरा क्या किया, पूरा शरीर में चला गया। तो ये कोपिकाएँ क्या होती है, और इस टाइप से असंख्य कोपिकाएँ हैं, मिलियंस ऑफ कोपिकाएँ हैं, ये काम रेगुलर कर रही है ना। ये जोड़ नहीं है, हम सिर्फ एक कोपिका की बात कर रहे हैं। तो ये एक तो हम बोलेंगे कि ये है लंग्स की, फेफड़े की कार्यात्मक इकाई, जो हम वहाँ बात किए थे, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई हैं। और यही कोपिकाएं क्या होती है, यही जो असंख्य कोपिकाएं हैं, असंख्य कोपिका यानी इसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत सारा है। यही क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, या बोल सकते हैं कि विनिमय करता है, विनिमय करता है। क्लियर है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर एक आदर्श व्यक्ति है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसकी कोपिकाएं कैसे काम करना चाहिए, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि बीमारी में कैसे काम करता है। नहीं, और इसका गुण क्या होना चाहिए, बेसिकली ये विशेषता, कोपिका कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये क्या होनी चाहिए, ये पतली होनी चाहिए। जितना पतला होगा फूलने में उतना अच्छा होगा, है ना। इसकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको समझना है सतह का क्षेत्रफल, एरिया, यानी इसको जो होता है फूलने के लिए ठीक ठाक एरिया चाहिए। अगर मान लीजिए कि एरिया ठीक ठाक फूले ही मत, है ना, गुब्बारा ना फूले, तो क्या हुआ, हवा कम आएगा, है ना। किसी भी वजह से अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो सिगरेट पीता है, यानी स्मोकिंग करता है, तो ये जो स्मोकिंग करता है, तो ये जो कोपिकाएँ हैं, आप सोचिए कि ये जो कोपिकाएँ हैं इस टाइप से, ये है असंख्य जो कोपिकाएँ हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाएंगे तो ये फूल ही नहीं पाएगा। फूलने का नहीं मतलब है कि जो हवा है वो कम जाएगा, और जब हवा कम अंदर जाएगा तो आपका शरीर को हवा कम मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन कम मिलेगा, फिर आपको एनर्जी कम मिलेगी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। तीसरी बात, इसकी सतह क्या होना चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए। टाइट ना होना चाहिए, ऐसा न कस के हवा ज़्यादा आया वो फट ना जाए, तो ये भी समस्या है ना। और इसके ठीक नीचे क्या होता है, रक्त वाहिका का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इसके नीचे क्या होता है, रक्त वाहिका का जाल होता है, ये होना चाहिए आपको, है ना। अब जस्ट उल्टा इसी में एक बीमारी है जिसको बोलते हैं इम्फीसेमा या इम्फीसेमा। अब इसमें होता क्या है, अब ये दिक्कत क्या है इसमें, इसमें दिक्कत ये है कि एक जो बीमारी है जिसको हम बोलते हैं इम्फीसेमा, ये क्या होता है कि जब कोई लोग स्मोकिंग करता है या पॉल्यूटेंट से, कोई है ना, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, प्रदूषण है, तो ये जो प्रदूषण है उससे क्या होता है कि ये जो एल्वुलाई है आपस में चिपक जाता है, यानी जो क्षेत्रफल है उसका वो कम हो जाता है। और सिगरेट पीने से जो लार बनता है, जो हवा जाती है, सॉरी जो धुआं जाता है, उससे क्या होता है कि ये मोटी हो जाती है, तब भी फूलने में दिक्कत होगा, है ना। फूलने में दिक्कत का मतलब क्या होगा कि आप जो हवा है वो कम जा रहा है ना। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है जो सिगरेट, जो स्मोकिंग ज़्यादा करता है, वो थोड़ा सा तेज़ दौड़ेगा या दौड़ भी नहीं पाएगा, वो हाँफने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फेफड़ा है वो फूल ही नहीं रहा है, फैल ही नहीं रहा है अंदर, है ना, तो हवा कम जा रहा है। और जब आप दौड़ेंगे तो थकने से क्या होता है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, इसलिए दौड़ ही नहीं पाता है ना। तो ये चीज़ें हैं।
क्लियर है? एल्विलाई, इसी को हम बोलते हैं एम्फेसाइमा। जितना भी बॉलीवुड का एक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, अल्बुलाई उसका क्या होता है, चिपक जाता है, और लगातार जिम में जाते हैं। और जिम से क्या होगा, जब आप थकेंगे तो आपका सांस तेज होता है। सांस तेज होने का मतलब है कि आपका शरीर ऑक्सीजन खोज रहा है, आपका शरीर में उतना ऑक्सीजन नहीं है, तो तेज़ी से सांस लेंगे। वहाँ एल्बुलाई क्या है कि वो फैल ही नहीं रहा है, तो तेज़ी से सांस आएगा कहाँ से? इसलिए जो दिल का दौरा पड़ता है, इसीलिए तो पड़ता है। सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह वो मरा है ना, पुनीत राजकुमार है, तो उस सब के जो लोग हैं, या जो राजू श्रीवास्तव मरे, तो उस सब का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो यही कारण है। अगर हम इसमें कुछ लिखना चाहें तो इसमें जो कुपिका है, कुपिकाएँ, तो क्या करता है कि आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ने से क्या होता है कि इसका जो प्रॉपर क्षेत्रफल है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और जब कम जाएगा तो आपको ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है आपका ब्लड में, जब ये कम है तो ये जो टूटेगा CO2 + H2O और प्लस जो ATP टूटता है, यानी एनर्जी तो टूटता है, ये भी आपको क्या होगा, कम मिलेगा, है ना। इसलिए क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जो हार्ट अटैक बोलते हैं, वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज जो हम बात करेंगे वो बात हम करेंगे श्वसन पर, है ना, रेस्पायरेशन पर। हम पहले ही बता दिए हैं कि रेस्पायरेशन 4 टाइप का होता है ना, ठीक है। रेस्पायरेशन, यानी श्वसन, 4 टाइप इसमें पढ़ेंगे। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन, जिसको आप बोल सकते हैं आंतरिक श्वसन, है ना। दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, या इसी को हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। श्वसन क्या चीज़ है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का परिवहन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन, यानी इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, है ना। ये 4 चीज़ हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन, और दूसरा हम बात करेंगे इसी में एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। यानी बेसिकली क्या करेंगे कि हम एयर को क्या करेंगे, अंदर लेंगे, है ना, अंदर लेते हैं। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जो शरीर का जो डायफ्राम है वो क्या होता है, नीचे। आप सांस लीजिएगा तो पेट तर जो होता है, आप पेट देखिए, पेट थोड़ा सा क्या होता है, नीचे की ओर दबता है, तो वो क्या होता है कि वो डायफ्राम नीचे आता है, डायफ्राम क्या होगा, नीचे आता है। डायफ्राम नीचे आएगा, या क्या होता है दूसरा, आप देखेंगे कि जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है ना। या आप बोल सकते हैं कि जो बच्च गुहा है उसका जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, यानी क्या होता है कि आप सांस लीजिएगा तो आपका जो शरीर है, जो छाती है वो फूलेगा, है ना। और छाती को ही हम बोलते हैं बच्च गुहा, ये होता है ना। जब आप छोड़ते हैं तो जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और उल्टा का क्या मतलब है कि जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, डायफ्राम क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना। और जो थोरेसिक कैविटी है वो भी क्या होगा, वो घटेगा नहीं। और ये बच्च गुहा का जो आयतन है वो भी क्या होगा, वो भी घट जाएगा,
है ना, ये चीज़ें होता है इनहेलेशन में। लेकिन खैर ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मेन सवाल जो ये आता है कि जब हम अंदर लेते हैं तो हम क्या क्या चीज़ लेते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम नाइट्रोजन लेते हैं, है ना। हम तो लेते हैं ना। हवा में क्या है, हवा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसों का क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारा गैस है, जो बात हम कल भी कर रहे थे। इसमें जो ऑक्सीजन होता है लगभग 21% हम लेते हैं, वो अंदर जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है, और जो नाइट्रोजन है लगभग 78.1% जो है वो क्या है, वो हम अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम हवा छोड़ते हैं, है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं वो 16% बाहर छोड़ देते हैं, यानी ओनली हम 5% ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। 5% किस में यूज करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने में यूज करते हैं, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 3 से 4% हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, लगभग सेम टू सेम हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इतना बात है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जो CO2 है वो क्या है, 0.03% हम अंदर लेते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तो 3 से 4% तक छोड़ देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा कैसे हमारे शरीर में, है ना। तो बढ़ा इस वजह से कि जब हम ग्लूकोज तोड़ते हैं तो क्या बनता है, CO2 और प्लस H2O और प्लस ATP, यही तो है। तो यहाँ से जो है, यानी जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है ना। तो वही वाला जो होता है वो बढ़ के कितना हो जाता है, 3 से 4% तक, है ना। तो ये है इंटरनल रेस्पिरेशन और ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी हवा जब अंदर लेते हैं, तो उसमें हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो नाइट्रोजन है वो लेते हैं 78.1%। और जब छोड़ते हैं तो हम 16% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, पूरा ऑक्सीजन हम यूज नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 3 से 4% क्या होता है, हम बाहर निकाल देते हैं। और जो नाइट्रोजन, अगर सवाल इसी में आ जाए कि किसका हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, तो ये है नाइट्रोजन का, है ना, सेम टू सेम हम बाहर कर देते हैं। ये बात आपको पता चल गया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना, यानी गैस का परिवहन कैसे कैसे होता है। 2 ही गैस मेजरी हमें पढ़ना है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचता है, कौन पहुंचाता है इसको, क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन, पहला चीज। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, 1 नंबर पर है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग 3% जो है ऑक्सीजन का। और ये प्लाज्मा आया कहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में जो है वो 2 चीज़ है, एक है प्लाज्मा, कितना, लगभग 55%, और प्लाज्मा में क्या है, लगभग 93% क्या है, पानी ही है। ये बात आपको पता ही है नहीं। और इसमें एक है ब्लड सेल, और ब्लड सेल में क्या था, RBC, WBC, और RBC में क्या था, हेमोग्लोबिन, यही है ना, प्लेटलेट्स। तो ये जो सारे बातें, यही बात आपको पता है। 3% प्लाज्मा द्वारा, है ना, और जो बाकी बच गया 97% वो करता है हेमोग्लोबिन।
हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन या आप बोल सकते हैं आरबीसी करता है ना, आरबीसी के द्वारा। और आरबीसी में क्या है, हेमोग्लोबिन है ना, ये ढोता है। तो अब सवाल उठता है कि CO2 का परिवहन कौन करता है ना, यहीं पर हम बात कर लेंगे CO2 का। पहला सवाल कि CO2 का जो परिवहन करता है उसमें 7% प्लाज्मा करता है। दूसरी बात, 7% क्या करता है, प्लाज्मा, यही वो प्लाज्मा है। क्लियर है। उसके बाद 20 से 25% जो है वो करता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जिसका परिवहन करता है वो कौन सा है, वो CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और क्या है, ऑक्सीजन भी है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हेमोग्लोबिन है इसमें दो पार्ट है, एक तो है हेमो और दूसरा है ग्लोबिन। हेमो या हीमो लिख सकते हैं आप। हीमो में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आयरन यानी लोहा, है ना। और ये परिवहन करता है, ये करता है ऑक्सीजन का। क्लियर है। यानी जो हेमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट है या हीमो वाला पार्ट है वो किसका परिवहन करता है, ये करता है किसका, ऑक्सीजन का। और ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ये किसका परिवहन करता है, ये करता है CO2 का, है ना। या प्रोटीन आ सकता है या एमिनो एसिड आ सकता है, नहीं, क्योंकि प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड में, है ना। तो ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है या ग्लोबिन वाला पार्ट है वो किसका परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है। कितना, 20 से 25%। इतना बात तो आपको पता चल गया, है ना। यानी हम इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे कि ये जो हेमोग्लोबिन है, यानी यही की बात करेंगे, ये जो हेमोग्लोबिन है और ये जो CO2 है, इससे क्या बनता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, है ना। या कहीं कहीं पर लिखा रहता है कार्ब हेमोग्लोबिन, है ना। यानी किसका निर्माण कर देता है ना, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। यानी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपको बताना है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन या कार्ब हेमोग्लोबिन में। क्लियर है। ये तो दूसरा बात है। अब जो बाकी बच गया है, तीसरा बात है ना, वो करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो बच गया है लगभग कितना, जो प्लाज्मा जो 70% बच गया है वो प्लाज्मा करता है ना। और प्लाज्मा में किस फॉर्म में करता है, वो करता है कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट। अब आपके दिमाग में आया होगा, जैसे CO2 है और प्लस H2O है तो क्या बनाएगा, आएगा H2CO3, है ना। और ये क्या है, ये कार्बोनेट है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर परिवहन जो है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किस फॉर्म में होता है, तो आपको बताना है कार्बोनेट के फॉर्म में। कौन करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी, है ना। उसी फॉर्म में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का परिवहन और ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसलिए अगर ये भी सवाल आ जाए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हेमोग्लोबिन। और कौन सा पार्ट है, वो हीम वाला पार्ट है, वो लोहा वाला पार्ट है ना। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में होता है ना। और कौन करता है, वो प्लाज्मा करता है। और प्लाज्मा वाया कहाँ से, वाया ब्लड में, क्योंकि दोनों चीज़ होता है ना। एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल होता है ना। ब्लड सेल कितना 45% और प्लाज्मा कितना 55%, है ना। और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो होता है पानी, लगभग 93%, है ना। तो इस हिसाब से काम करता है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है, तीसरा है, सॉरी चौथा है
वो है कोशिकीय शोषण यानी सेलुलर रेस्पायरेशन। क्लियर है? सेलुलर रेस्पायरेशन है ना। कोशिकीय शोषण का क्या मतलब है? कोशिका सांस कहाँ से लेती है? जो हमारा जो शरीर में जो सेल है वो कहाँ से लेती है और क्यों लेती है? कोशिकीय शोषण का मतलब ये होता है कि जो हम ग्लूकोज लेते हैं, खाते हैं C6H12O6, और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, और ये क्या होता है, ये टूटता है CO2 और प्लस H2O और प्लस क्या है ATP यानी ऊर्जा में, ये है, इसी से हमें एनर्जी मिलता है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, यानी हम बोल सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में, है ना। कोशिका द्रव्य में कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला सवाल तो यही है कि सेलुलर रेस्पायरेशन कहाँ होता है, कोशिकीय शोषण कहाँ होता है। तो आपको बताना है कोशिकीय द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, या है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है कि ये जो हमारा सेल है ना, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस वाला पार्ट। ये सब बात हम कर चुके हैं। और ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये जो है इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है? ये होता है मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी हम इसको बोलेंगे कि कोशिका क्या, कोशिका झिल्ली, यही है ना, कोशिका झिल्ली है ना। और इसी में जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है, इसी में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। ये चीज़ें है ना। और ऑब्वियसली बात है कि जिस समय हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे, है ना, उसी समय हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है? तो क्या होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा काम क्या था कि ग्लूकोज का क्या करना है? तोड़ना है, यानी ग्लूकोज का क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है ना। उसी को हम बोले थे बाबीय शोषण करना है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। क्लियर है? तो ये है, तो ये कहाँ होगा? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये दोनों में होता है, पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। तो क्या होता है? तो आपको ये भी बताना है जो कोशिकीय शोषण होता है कि ये दोनों में होता है, ये पादप में भी होता है यानी प्लांट में भी होता है, और ये क्या होता है? एनिमल में भी होता है, यानी हम बोलेंगे कि ये जंतु में भी होता है। क्लियर? ये जो कोशिकीय शोषण है वो दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। यानी एरोबिक रेस्पायरेशन, या इसी को हम बोलते हैं बाबीय शोषण, और एनारोबिक रेस्पायरेशन, यानी इसी को हम बोलते हैं यह बाबीय शोषण। यानी कि जो रेस्पायरेशन यानी जो शोषण ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बाबीय शोषण या एरोबिक रेस्पायरेशन, है ना। और जिसमें क्या है? वैसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो इसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन, यानी यह बाबीय शोषण, है ना। तो जब ऑक्सीजन होगा तो क्या टूटेगा? टूट के हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिले रहता है तो ग्लूकोज कैसे टूटता है, फिर एनर्जी कैसे मिलेगा, है ना। हम इस पर बात करेंगे। और मेन जो उद्देश्य होता है
शोषण का मेन उद्देश्य हम पहले भी बताए हैं कि शोषण का मेन उद्देश्य क्या होता है, एनर्जी को प्राप्त करना। क्लियर। तो जो भावीय शोषण है इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 है और इसमें ऑक्सीजन होता है, और ये कहाँ होता है, ऑब्वियसली बात है कि साइटोप्लाज्म में होता है ना, या इसको बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो सेल वाला टॉपिक है हम इस पर बहुत डिटेल बात किए हैं, है ना, सेल पर, कोशिका में, है ना। और उसके बाद ये क्या है, टूट के क्या बनता है, CO2 और प्लस H2O और प्लस क्या है, एनर्जी, या एनर्जी को ही हम बोलते हैं ATP, है ना। और कितना मिलता है एनर्जी, 36 किलो कैलोरी। यानी भावीय शोषण से कितना एनर्जी मिलता है, 36। क्लियर है। लेकिन जो अभावीय शोषण है ना, तो इसमें क्या है कि C6H12O6। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन है नहीं, तो ये टूटता कैसे है, तो ये अपने आप टूटता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये किस में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये सिर्फ होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होता है ना। और जब ये खुद से टूटता है, यानी ग्लूकोज जब खुद से टूटता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2C2H5OH और प्लस क्या है, प्लस 2CO2 और प्लस क्या है, ATP। और ये ATP कितना, ATP 2 ATP। अब आपके दिमाग में दो बातें समझना है। पहला सवाल कि ये जो रेस्पायरेशन है, कोशिकीय रेस्पायरेशन है, इसमें टोटल कितना ATP की प्राप्ति होती है, 36 और प्लस 2। 36 किस में, है ना, ये है भावीय शोषण में, है ना। और ये कहाँ होती है, ये होता है साइटोप्लाज्म, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें क्या होता है, जब ये टूटता है तो ये कंप्लीट टूट जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, यानी पूर्ण अपघटन। और ये क्या होता है, ये होता है पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन होता है, यानी इसको हम बोलते हैं आंशिक अपघटन। क्लियर है, ये बात आपको पता चल गई। अब अगर एग्जाम्पल में ये कहाँ होता है, ये किस में होता है, तो आपको पता है कि जो भावीय शोषण है किस में होता है, हम लोग में क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएगा आदमी, है ना। तो जो एग्जाम्पल में इसमें आता है, तो इसमें तो एनिमल आएगा ही, क्योंकि हम लोग एनिमल में ही आते हैं, और प्लांट में भी आता है, पादप, है ना, प्लांट। तो ये चीज़ इसमें आता है। क्लियर है। और जो बिना ऑक्सीजन के रह रहा है वो कौन सा है, तो जो हमारा जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा मकोड़े, वो जो छोटा छोटा जो जीव है ना, वो रहता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल आता है, उसको हम बोलते हैं, जिसमें हम बोलेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हम बोलेंगे फंगी, है ना। यानी जितना भी परजीवी है वो सब किस में आ जाएगा, वो इसी में आ जाता है। क्लियर है। इसी में हमें एक चीज़ और नोट करके लिखना है कि औद्योगिक स्तर पर जो यह भावीय शोषण है उसका प्रयोग करता है, किसमें करता है, शराब बनाने में, यानी उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी किण्वन करने में, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि गलाते हैं, है ना। जब कोई भी चीज़ अपने आप सड़ रहा है ना, या उसमें कीड़ा लग गया, तो कीड़ा क्या होता है, यही तो होता है, तो वो और तेज़ी से क्या करता है, सड़ाता है या गलाता है। या अगर आपको तेज़ी से सड़ाना है तो आप शुरुआत में ही क्या कीजिए, उसमें कीड़ा डाल दीजिए, है ना। ये चीज़ें होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जनरली शराब बनाने में। तो शराब कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से, किण्वन से, या बोल सकते हैं यह भावीय शोषण से। क्लियर। यानी जितना बढ़िया शराब है उतना क्या होगा, लेट से ही क्या होगा, सड़ेगा या गलेगा।
क्लियर। तो ये है पूरा क्या है, ये है वायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन, है ना। अब जो लास्ट में इसी में बच गया है वो है कि जो अदर जीव है वो सांस कहाँ कहाँ से लेता है। जैसे हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग लेते हैं लंग्स से, है ना। उसी टाइप से मछली कहाँ से लेता है ना। तो ये सब बातें बचा हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे श्वसन अंग, है ना। और सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम फ्रॉग, मेढक। मेढक क्या होता है, मेढक एक उभयचर प्राणी है, उभयचर। और उभयचर का मतलब क्या होता है कि जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। जब ये पानी में रहता है तो कहाँ से सांस लेता है, ये लेता है किससे, ये लेता है स्किन से, अपनी त्वचा से, है ना। और जब स्थल में रहता है तो ये लेता है लंग्स से, है ना। क्लियर। दूसरा बात है केचुआ, जिसको हम बोलते हैं अर्थवर्म, यानी इसको बोलते हैं केचुआ। इसको क्या बोला जाता है, किसान का दोस्त बोला जाता है। और ये कहाँ से सांस लेता है, ये लेता है स्किन से। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे एनिमल या कोई भी रेप्टाइल्स हो, ये कहाँ से सांस लेता है, हम लोग कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं लंग्स से, फेफड़ा से, है ना। मछली कहाँ से लेती है, फिश, वो कहाँ से लेती है, गिल्स से, गलफरा से, गलफरा से सांस लेती है ना। अगर पूछेगा कि तिलचट्टा कहाँ से लेता है, कॉकरोचेज, तो ये लेता है जो विंड पाइप होती है ना, उसी से ले लेता है ना, ट्रैकिया वाला पार्ट से, विंड पाइप से। क्लियर है ये है। और अगर पूछेगा कि प्लांट कहाँ से लेता है, तो प्लांट किससे लेता है, लीफ से, यानी पत्ती से। पत्ती में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, यानी रंध्र या वायु रंध्र, है ना, इसी से सांस लेता है ना। तो ये है अलग अलग जो जीव है उसका क्या है कि सांस लेने का कौन सा अंग काम करता है सांस लेने में, है ना। फ्रॉग किससे लेता है, दोनों है, उभयचर है, पानी में रहता है स्किन से, स्थल में रहता है लंग्स से। अर्थवर्म केचुआ किससे, स्किन से, है ना। एनिमल और रेप्टाइल्स किसमें, लंग्स से। मछली गिल से। और तिलचट्टा क्या है, जो ट्रैकिया वाला पार्ट है उसी से ले लेता है। और जो क्या है, और जो प्लांट है वो किससे ले लेता है, जो वायुरंध्र है, जो स्टोमेटा वाला पार्ट है या स्टोमेटा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वायुरंध्र, है ना, उससे सांस ले लेता है। तो ये पूरी तरह से जो है वो क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो समाप्त हो गया, है ना। आप इस पर ज़रूर क्वेश्चन बनाइए। और आपको कोई भी सजेशन हो, कुछ भी चीज़ हमें बोलना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, है ना, ताकि हम इसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं। तो आज भर इतना ही है। कल जो हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या चीज़, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो थैंक यू।